हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा बिहारी पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के यूनिट 4 यानी इकाई 4 को पढ़ेंगे, जिसमें हमको पढ़ना है परिवहन, संचार एवं व्यापार को। चलिए, तो आज हम लोग समझेंगे परिवहन क्या होता है, संचार क्या होते हैं, व्यापार कैसे होता है। तो धीरे धीरे इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, पहला हमारा टॉपिक है परिवहन। परिवहन क्या होता है? तो कहा जाता है कि किसी भी वस्तु को या व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना ही परिवहन कहलाता है। जब हम एक व्यक्ति को या वस्तु को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान तक पहुंचा देते हैं, वह क्रिया परिवहन कहलाती है। और उस परिवहन में जिन हम साधनों का प्रयोग करते हैं उसे हम परिवहन के साधन कहते हैं। जैसे हमें यहाँ से दिल्ली जाना है या किसी वस्तु को दिल्ली ले जाना है, तो जिस साधनों का प्रयोग करेंगे, जैसे ट्रेन, एरोप्लेन या फिर किसी भी अन्य साधनों का प्रयोग करेंगे, वे सभी क्या कहलाएंगे? परिवहन के साधन कहलाएंगे, है ना। अब परिवहन की कुछ विशेषताएं हैं, है ना। परिवहन के महत्व है, विशेषता है। चलिए देखते हैं परिवहन की विशेषताएं और महत्व को। आइए, कहता है कि यह किसी भी क्षेत्र या राष्ट्र के समुचित विकास में आधार का काम करता है ना। किसी भी राष्ट्र के अंदर या देश के अंदर या किसी भी क्षेत्र के अंदर अगर उसके विकास को मापना है तो उसका मेन आधार वहाँ की परिवहन सेवा होती है। जहाँ की परिवहन सेवा जितनी जरूरत होगी वहाँ का विकास उतना ही तेज माना जाता है। ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं, कभी किसी गांव में जाते हैं, सड़कें बहुत खराब होती हैं, है ना, या फिर जाने के साधन नहीं होते हैं, तो हम समझते हैं कि गांव बहुत ही विकसित गांव नहीं है, यहाँ विकास नहीं हुआ है, ना सड़कें अच्छी हैं, तो यहाँ के लोग कैसे न कैसे होंगे। इस तरह से हम अनुमान लगाते हैं कि यहाँ विकास नहीं हुआ होगा, है ना। यानी कहने का मतलब है कि जहाँ परिवहन की सुविधाएं अच्छी होती हैं उन्हें विकसित या विकास माना जाता है। चलिए नेक्स्ट है, यह साधन उत्पादन और उपभोग या मांग एवं आपूर्ति के बीच संबंध स्थापित करता है। जैसे परिवहन अच्छा होगा तो जो वस्तुएं उत्पादित होंगी उनको मार्केट तक ले जाना और डिमांड और सप्लाई को बीच में रिलेशन बनाना परिवहन का सबसे बड़ा काम है। जितना ज़्यादा अच्छा परिवहन होगा उससे ज़्यादा अच्छे रिलेशन स्थापित होंगे। उत्पादित वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना आसान हो जाएगा। गांव में उत्पादित वस्तुएं या किसी फैक्ट्री में या किसी उद्योग में उत्पादित वस्तु का मार्केट तक पहुंचना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, इसे अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर वहाँ का परिवहन बहुत बड़ा योगदान देता है। परिवहन जितना अच्छा होगा, जितनी सुविधाएं होंगी, अर्थव्यवस्था उतनी ही सुदृढ़ मानी जाएगी। जैसे हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे अमेरिका को ले लीजिए, चाइना को ले लीजिए, ये सब देश विकसित कहलाते हैं। जापान विकसित देश कहलाता है क्योंकि यहाँ की परिवहन सेवा बहुत अच्छी है। साधनों को, उत्पादन जो होते हैं उनको मार्केट तक पहुंचाना बहुत सुलभ होता है, इससे इनको विकसित माना जाता है और ये अर्थव्यवस्था का जीवन रेखा है। भारत के अंदर भी सड़कों के निर्माण करवाकर, रेल मार्गों का विस्तार करके, वायुयानों का विस्तार करके हमारे देश में भी विकास कार्य किए जा रहे हैं। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि किसी भी विकसित राष्ट्र, विकासशील देश या कोई भी वैसा राज्य जो विकास की ओर अग्रसर है, उसमें परिवहन जो है आपका रीढ़ की तरह, उसके जीवन की रेखा की तरह काम करता है। उसी प्रकार कहता है कि यह सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की धमनियां हैं। यानी धमनी जो मानव हृदय के अंदर होता है, जो ब्लड को पंप करने में काम करता है ना, तो ये धमनी की तरह काम करता है। समाज और अर्थ यानी समाज के अंदर जो धन है उसके व्यवस्था स्थापित करता है, उनके अंदर समाज और पैसे के बीच में संबंध स्थापित करता है। इसलिए इसको कहा गया है कि सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की ये धमनी है, जो हमारे विश्व को आकार देती है कि हमारा विश्व कैसा होगा, हमारा संसार कैसा होगा, है ना, अच्छा होगा, बुरा होगा। इसको आकार देता है कौन? आपका परिवहन। साथ ही साथ ये उससे प्रभावित भी करता है। उससे क्या करता है? प्रभावित भी करता है। कैसे प्रभावित करता है? कि जहाँ के साधन सुलभ होंगे वहाँ लोग जाना आसान हो जाएगा। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में जाना बहुत दुर्गम होता है, आसान नहीं होता है ना, तो वहाँ भी सड़कें बना करके, रेल मार्गों का निर्माण करके भी उनको प्रभावित किया जा सकता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे हम लोग परिवहन के प्रकार। परिवहन के कितने प्रकार होते हैं? तो मुख्य रूप से परिवहन के 5 प्रकार होते हैं। पहला आपका है
सड़क मार्ग, दूसरा है आपका रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग, पाइपलाइन मार्ग, और एक छठा है जो कि एक विशिष्ट प्रकार का है जो सभी जगह उपलब्ध नहीं होता है। रज्जु मार्ग जो है वो सब जगह उपलब्ध नहीं होते हैं। देखेंगे हम लोग रज्जु मार्ग को, अभी देख लिए सड़क मार्ग। सड़क मार्ग क्या होता है, तो जो वैसा परिवहन जो सड़कों पर किया जाए वो सड़क मार्ग है। वही आपका रेल मार्ग है, रेल द्वारा किया गया परिवहन। जल मार्ग, जल द्वारा किया गया परिवहन। वायु मार्ग, पाइपलाइन मार्ग, रज्जु मार्ग। रज्जु मार्ग खास तौर पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। जब नीचे के स्थानों से ऊपर की पहाड़ियों तक जाना होता है तो हम रज्जु मार्ग का प्रयोग करते हैं। चलिए हम लोग देखेंगे सड़क मार्ग। हम लोग परिवहन के प्रकार में देख रहे हैं, सड़क मार्ग है, वायु मार्ग है, जल मार्ग है ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे सड़क मार्ग को। सड़क मार्ग क्या होता है? सड़क मार्ग जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में हमेशा करते हैं। कहीं भी जाने आने के लिए सड़कों का ही प्रयोग किया जाता है। कभी गली के सड़कें, कभी मेन रोड, कभी हाईवे, है ना, कभी चौड़ी सड़कों का प्रयोग करते हैं, कभी पतली सड़कों का प्रयोग करते हैं। ये सब सड़क मार्ग है। और सड़क मार्ग जो है वो हमारे दैनिक जीवन का सामान्य, सुलभ और सुगम साधन है जो हमें आसानी से उपलब्ध होता है हर जगह पर। कहीं भी हम जाते हैं तो सड़क मार्ग का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक कि हम जब किसी दूसरे मार्ग का प्रयोग करते हैं उसके लिए हमें सड़क मार्ग की आवश्यकता होती है। जैसे ट्रेन पकड़ने जाना हो तो सड़क मार्ग के सहारे ही हम ट्रेन पकड़ने जा सकते हैं। फ्लाइट पकड़ने जाना हो तो भी हम लोग सड़क मार्ग का ही यूज करते हैं। चलिए, कहते हैं कि सड़क मार्ग यह परिवहन का सबसे सामान्य, सुलभ और सुगम साधन है जिसको आसानी से हमें उपलब्ध होता है। भारत में सड़कों के मार्ग का विस्तार की बात करें, उसके इतिहास के बारे में जाने तो सड़क मार्ग का इतिहास बहुत ही हमारे यहाँ पुराना है। प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ अच्छी सड़कें रही हैं, पक्की सड़कें रही हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो कि भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है, वहाँ की सड़कों के साक्ष्य मिले हैं। वहाँ चौड़ी सड़कें मिली हैं जहाँ पर यह देखा गया है कि जब भी दो सड़कें आपस में मिलती हैं तो 90 डिग्री के एंगल पर काटती है, यानी चौराहे वाला स्वरूप जिस प्रकार का हमारे यहाँ बड़े शहरों में दिखता है उस तरह के सड़क उस तरह में भी दिखाई देते हैं। वहीं बाद में की बात करें तो विभिन्न राजाओं द्वारा भी कई प्रकार के सड़कों का निर्माण करवाया गया था ताकि परिवहन की सुविधा अच्छी हो सके और उनका राज्य अच्छे से विकास कर सके। इसी में हम लोग देखेंगे हमारे सम्राट अशोक जो भारत के बहुत ही महान राजा हुए, उन्होंने भी सड़क का निर्माण करवाया और भारत के अंदर सबसे बड़े सड़क का निर्माण, जिसका नाम था जीटी रोड, है ना, ग्रैंड ट्रंक रोड, उसका निर्माण करवाया था। ये सड़क उस समय कच्ची सड़कें थी, पक्की तो नहीं थी। बाद के दिनों में यह सड़कें दुरुस्त नहीं रही और टूटने लगी। बाद में जब शेरशाह सूरी बिहार के जो सासाराम के शासक थे, उन्होंने जब दिल्ली पर कब्जा किया तो उन्होंने दिल्ली से कलकत्ता तक के परिवहन को सुलभ बनाने के लिए इसका मरम्मत करवाया, इसको दुरुस्त करवाया। और कहा भी जाता है कि भारत में जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। उन्होंने निर्माण, मान लिया जाए तो निर्माण ही करवाया था, इनको मूल रूप से इसका निर्माण अशोक ने करवाया है और उसने इसको दुरुस्त करवाया था। यह रोड ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है और यह कोलकाता से अमृतसर तक है, लेकिन इसका विस्तार और भी कंधार तक है। लेकिन यह अभी सड़क वर्तमान में भारत की सड़क की बात करें तो भारत में कोलकाता से अमृतसर तक आपको यह दिखाई देता है। आगे देखेंगे भारत में सड़कों के निर्माण में सरकार द्वारा बहुत सारी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, है ना, बहुत सारी योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। उसमें हम लोग देखेंगे आज़ादी के पहले से ही हमारे यहाँ सड़क जो है, सड़कों का निर्माण करवाया जा रहा है। उसके लिए कई योजनाएं पारित की गई। इससे आपका है नागपुर सड़क योजना। ये हमारे यहाँ आज़ादी के पहले से ही, अंग्रेजों के समय से यह योजना चली आ रही है, जिसमें सड़कों को उसी टाइम 4 भागों में बांट दिया गया था। सड़कों को 4 भागों में बांट दिया गया था। पहली सड़क जो थी वो राष्ट्रीय राजमार्ग था, जिसे हम लोग नेशनल हाईवे या NH के नाम से जानते हैं। वर्तमान में आज भी कई तरह के NH हमें दिखाई देता है। उसके बाद है राज्य राजमार्ग जो स्टेट हाईवे होता है। उसके बाद जिला सड़क है और ग्रामीण सड़क है ना। इस प्रकार नागपुर सड़क योजना के तहत सड़कों को 4 भागों में बांट दिया गया था। आगे और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, नरेगा इसको कहते हैं। बाद में इसका नाम मनरेगा कर दिया गया, पर लेकिन शुरुआत में इसका नाम
था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, यानी नेशनल रूरल रोजगार गारंटी एक्ट। ठीक है, इसको नरेगा के नाम से जानते हैं। ये खासकर गांव में चलाए जाने वाली योजना है, जिसके तहत गांव के लोगों को सड़क के निर्माण में या किसी अन्य काम के निर्माण में लगा करके जो है उनको रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। उसी प्रकार है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। यह योजना भारत के जो 4 मेट्रो शहर हैं, 4 मेट्रो शहर आपके देखिए, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, यह जो सड़क है इसी को स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से जानते हैं, है ना। इन चारों शहरों को जोड़ने के लिए एक योजना चलाई गई जिसका नाम था स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क योजना। इन चारों मेट्रो शहर को आपस में सड़क के माध्यम से जोड़ना था। उसके बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, गांव में सड़कों के निर्माण को तेजी से लाने के लिए उसमें एक नई योजना लाई गई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। उसके बाद हर एक राज्य में अपनी अपनी ग्राम सड़क योजनाएं चलाई जाती है, जैसे बिहार में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना है ना। उसी प्रकार अन्य राज्यों में भी अलग अलग प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। बात करें भारत के अंदर सड़कों के विस्तार का, भारत में सड़कों का विस्तार देखिए, सबसे पहला भारत में पक्की सड़क माना जाए तो सबसे ज्यादा पक्की सड़क आपको महाराष्ट्र राज्य में दिखाई देता है ना। सबसे ज्यादा पक्की सड़कें कहाँ है? महाराष्ट्र अंदर है। वहीं पर दूसरी बात करें पक्की सड़क को सबसे कम लंबाई वो लक्षद्वीप में है। लक्षद्वीप में सबसे कम है, लगभग 1 किलोमीटर के आसपास की पक्की सड़क ही है वहाँ। उसके बाद उत्तर भारत की बात करें, यानी बिहार, यूपी, है ना, हिमाचल प्रदेश, सब राज्यों की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, सर्वाधिक घनत्व किस राज्य में है? पंजाब राज्य में सबसे सड़कों का सर्वाधिक घनत्व है। वहीं उत्तर पूर्वी राज्य की बात करें, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है हमारे, जिनमें हम 7 बहनों को कहते हैं, उन राज्यों में देखें सर्वाधिक सड़कें त्रिपुरा के अंदर है। और केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो सर्वाधिक सड़कें आपको चंडीगढ़ में दिखाई देती है। इस प्रकार हमारे भारत के अंदर सड़कों का विस्तार है ना। उस तरह अभी हम आगे की सड़कों को देखेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होता है, राज्य राजमार्ग क्या होते हैं, जिला सड़कें क्या होती हैं, ग्रामीण सड़कें क्या होती हैं, इसी चीज़ों को आगे की वीडियो भी जस्ट देखने वाले हैं हम लोग। चलिए, हम लोग अभी सड़क मार्ग को देखे थे और अब हम लोग सड़क कितने प्रकार के होते हैं वो सब देखेंगे हम लोग अभी। आइए, सड़क के प्रकार। वैसे तो नागपुर सड़क योजना के तहत सड़कों को 4 भागों में बांट दिया गया था, लेकिन आज़ादी के बाद सड़क जो है 5 प्रकार के हो गए, क्योंकि 1960 के अंदर सीमा सड़क संगठन का स्थापना कर दिया गया, जो बॉर्डर किनारे इलाकों में सड़कों का निर्माण किया करती थी। चलिए देखते हैं सड़कों के प्रकार। आइए, पहला है राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसको हम नेशनल हाईवे के नाम से जानते हैं। यह भारत के अंदर कुल सड़कों का लगभग 2% ही है, ज़्यादा नहीं है, मात्र 2% ही सड़कें हैं भारत के अंदर। उसके बाद देखिएगा, यह देश के विभिन्न भाग, प्रांत, शहर, यानी यह जो है सड़क एक राज्य से दूसरे राज्यों तक जाती है, साथ साथ एक राज्य के शहरों को दूसरे राज्य के शहरों को जोड़ती है। साथ ही यह भी हम कह सकते हैं कि राज्यों की विभिन्न राजधानियों को भी जोड़ने का काम करती है। साथ साथ देश की राजधानी को भी देश के दूसरी राजधानियों को जोड़ने का प्रयास करती है। ठीक है, इनके निर्माण और देखभाल का जो दायित्व होता है वो केंद्र सरकार के पास होता है ना। इसके निर्माण का और रखरखाव का दायित्व किसके पास होता है? केंद्र सरकार के पास होता है। उसके बाद इसकी कुल लंबाई भारत में लगभग 66,590 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, क्योंकि वर्तमान में कई सारे नेशनल हाईवे बने हैं तो इसकी लंबाइयाँ और बढ़ चुकी हैं। और इन राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में और बहुत सारे काम किए गए हैं, बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं। जैसे आप देख सकते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, यह भी एक तरह का नेशनल हाईवे ही है, लेकिन ये थोड़ा सा उच्च क्वालिटी का है। साथ ही साथ यह जो है एक 6 लेन की सड़क है। कितने लेन की है? 6 लेन, 6 लेन की सड़क है, और जो भारत के 4 शहरों को जोड़ती है वो सड़कें हैं आपके दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, यानी लगभग पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण चारों इलाकों को जोड़ता है। ये भारत के 4 मेट्रो शहर भी इन्हें कहे जाते हैं। इसकी लंबाई लगभग 5,846 किलोमीटर है।
उसके बाद बात करें तो और भी बहुत सारी योजना है। देखिए पूरब पश्चिम गलियारा, ये जो पूरब पश्चिम गलियारा है यह सिलचर से लेकर पोरबंदर तक है ना। सिलचर से लेकर कहां तक है? पोरबंदर तक है। इसकी कुल लंबाई 3646 किलोमीटर है। उसके बाद आपका आता है उत्तर दक्षिण गलियारा। ये जो उत्तर दक्षिण गलियारा है यह आपके श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है ना। और इसकी कुल लंबाई 4016 किलोमीटर, यानी कह सकते हैं 4016 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है ना। इस तरह से और भी बहुत सारी योजनाएं हैं। सड़कों के विकास में बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। जैसे अभी एक नया आया है एक्सप्रेसवे। यह सड़कों का अत्याधुनिक तरीका है। इस सड़क पर गाड़ियां बहुत सरपट दौड़ती हैं, बहुत तेज चलती है ना। इन सड़कों पर प्लेन भी उतारा जा सकता है। अगर इमरजेंसी लैंडिंग करवानी हो आपके फाइटर जेट वगैरह का, तो इसका यहाँ पर एक्सप्रेसवे पर आपका लैंडिंग करवाया जा सकता है। इसमें बहुत सारे एक्सप्रेसवे हैं आपके, यमुना एक्सप्रेसवे है, गंगा एक्सप्रेसवे है, आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है, बहुत सारे और भी एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं भारत के अंदर। एक एक्सप्रेसवे बिहार से भी जो गुजरने वाला है, जो बिहार से पास हो चुका है, वो बन रहा है फिलहाल, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे एक्सप्रेसवे का निर्माण करवाया जा रहा है जो परिवहन को और ज्यादा गति देता है, क्योंकि यहाँ पर जो गाड़ियां बहुत तेज दौड़ती हैं। उसके बाद हमारा दूसरा सड़क है वो है आपका राज्य राजमार्ग। इसको हम स्टेट हाईवे के नाम से भी जानते हैं। यह जो है आपका, ये राज्यों के अंदर ये होते हैं, एक राज्य के भीतर ही होता है। और यह राज्य की राजधानी को, जो राज्य की राजधानी होती है उसको, राज्य के अंदर जो जिले होते हैं उनके मुख्यालयों को जोड़ता है। यानी राज्य की राजधानियों को जिले के मुख्यालयों से जो सड़क जोड़ती है उसे हम क्या कहते हैं? राज्य राजमार्ग कहा जाता है। यह जो सड़क होती है इसका निर्माण और रखरखाव का दायित्व जो होता है इसका, वो राज्य सरकार के पास ही होता है। यानी राज्य सरकार इसका निर्माण भी करवाएगी और राज्य सरकार इसका मरम्मत भी करवाएगी। इसके बाद है यह कुल जो है लगभग 4% के आसपास पूरे भारत के अंदर है ना। हर एक राज्य के अंदर अपना स्टेट हाईवे हर एक राज्य का होता है। उसके बाद बात करें तो जिला सड़कों की बात करें तो जिला सड़क जो होता है यह राज्यों के विभिन्न जिलों के शहरों को जोड़ते हैं। एक राज्य के अंदर कई जिले होते हैं, जिलों के अंदर जो शहरें होती है उनको जोड़ने का काम करता है यह। और यह लगभग 14% के आसपास भारत के अंदर यह सड़क है। उसके बाद बात करें ग्रामीण सड़कों की तो ग्रामीण सड़क गांव में पाई जाने वाली सड़क है और यह एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ती है। साथ ही साथ यह इसका जुड़ाव जिला सड़कों तक होता है ना। और साथ ही साथ जिला सड़क जो होता है वो राज्य राजमार्ग से जुड़ा रहता है और राज्य राजमार्ग जो है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग से भी जुड़ा रहता है ना। और भारत में कुल 80% सड़क जो है आपका ग्रामीण सड़क है, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा ग्रामीण सड़कें ही पाई जाती है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या बहुत ही कम है। उसके बाद बात करें सीमांत सड़कों की। सीमांत सड़क क्या होता है? जो भारत के अंदर सीमा के अंत में जो सड़क बनाई जाती है, यानी जब भारत की सीमा किसी दूसरे देश के साथ लगती है, जैसे पाकिस्तान आपका है ना, चाइना है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, तो इन बॉर्डर किनारे सड़कें बनाई जाती है, उन्हीं को सीमांत सड़क कहा जाता है। और ये जो सीमांत सड़कें हैं इनका निर्माण सीमा सड़क संगठन, यानी जिसको हम इंग्लिश में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, उसके द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। और ये बीएसएफ के अंदर आता है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जो होती हैं या जो सीमा पर तैनात जो हमारे आर्म फोर्स होते हैं है ना, उनके अधीन यह संगठन पाया जाता है और वो उसका निर्माण करती है। और इसकी स्थापना जो है 1960 के अंदर भारत के अंदर हुई थी। यह जो सीमा सड़क संगठन है ये बहुत ही अच्छा काम करती है। सीमावर्ती इलाकों में बहुत तेजी से काम इनका चल रहा है और बहुत सारे सड़कों का निर्माण की है। चलिए, तो हमारा सड़क मार्ग हो गया है खत्म। और अब हम लोग देखेंगे इसका रेल मार्ग देखेंगे, जल मार्ग देखेंगे, वायु मार्ग देखेंगे। रेल मार्ग को, ठीक है, भारत के अंदर रेल मार्ग बहुत ज्यादा तेजी से विकास कर रहा है और ये सब भारत के अंदर सबसे सस्ता साधन है।
एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करने के लिए सबसे सस्ता साधन है। भारत के अंदर लंबी यात्रा करने के लिए, लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए लोग सबसे ज्यादा रेल मार्ग का इस्तेमाल करते हैं। और भारत में रेल मार्ग के विकास के बारे में कहा जाए तो इसके विकास का प्रारंभ 16 अप्रैल 1853 से माना जाता है, क्योंकि उसी दिन अंग्रेजों के द्वारा पहली बार मुंबई से ठाणे के बीच, है ना, 34 किलोमीटर लंबी रेल चलाई गई थी, है ना। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका विस्तार किया, क्योंकि उनको इनकी आवश्यकता थी एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने तथा अपने सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए सबसे सस्ता और सुलभ साधन रेल मार्ग था। इसलिए उन्होंने रेल मार्ग के विस्तार पर जोर दिया और रेल मार्ग का विकास किया। उसके बाद हम देखेंगे भारतीय रेल के बारे में, है ना। भारतीय रेल के बारे में देखेंगे तो भारतीय रेल को मुख्यतः 16 जोनों में बांटा गया है। 16 जोनों में बहुत सारे जोन हैं। उत्तर रेलवे है, पूर्व मध्य रेलवे है, दक्षिण रेलवे है, दक्षिणी पूर्वी रेलवे है ना, मध्य रेलवे है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे है ना, उससे से और वो पूर्वोत्तर रेलवे है। इससे बहुत सारे रेलवे हमारे यहाँ जोन है रेलवे के। उसमें सबसे बड़ा जोन आपका जो है वह उत्तर रेलवे का जोन है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है ना। उसके बाद आपको सबसे छोटा जो आप देख रहे हैं उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे है, जिसका मुख्यालय आपका मालेगांव गुवाहाटी के अंदर है। और बिहार में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका है पूर्व मध्य रेलवे, क्योंकि इसका मुख्यालय बिहार के अंदर है, इसलिए बिहार बोर्ड के एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है आपका? हाजीपुर में है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको क्या क्या है, ये इसका मुख्यालय सबसे छोटा जोन जिसका उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे मालेगांव गुवाहाटी है, और आपका पूर्व मध्य रेलवे इसका मुख्यालय आपका हाजीपुर वैशाली के अंदर है। इन सबको आपको याद रखना है, बेहद आपके एग्जाम में काम देगा, आपके एग्जाम में आएगा इससे सवाल। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि भारतीय रेलवे जो है विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाती है यात्रियों के लिए। एक्सप्रेस ट्रेनें चलाती हैं, पैसेंजर ट्रेनें चलाती हैं, इंटरसिटी ट्रेनें चलाती है, सुपरफास्ट ट्रेनें चलाती है, मेल ट्रेनें चलाती है ना। कई तरह के ट्रेनें भारत सरकार जो है वो चलाती है भारतीयों के लिए। उसमें देखिए 12 शहरों के अंदर दैनिक यात्रियों के आने जाने के लिए DMU, EMU, MEMU जैसी रेल सेवाएं उपलब्ध करवाती हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी खासियत है हमारे रेलवे की। हमारे रेलवे बहुत अच्छी सुविधा देती है हमारे भारतीयों को, है ना। देखते हैं राजधानी एक्सप्रेस। भारतीय रेलवे जो है कई सुविधाओं से सज्जित बहुत सारी एक्सप्रेस ट्रेनें चलाती हैं, जिसमें पहला नंबर आता है राजधानी एक्सप्रेस का, है ना। ये 2 बड़े शहरों और 9 महानगरों को जोड़ने का काम करती है। राजधानी एक्सप्रेस को देखें तो राजधानी एक्सप्रेस जो है भारत राजधानी नई दिल्ली को भारत के जो राज्य है उनकी राजधानियों को जोड़ता है। भारत के अंदर तेज चलने वाली ट्रेनों में से एक है ना। शताब्दी एक्सप्रेस उसी तरह है आपका, ये भी बड़े शहरों को महानगरों से जोड़ता है। वही अब जनशताब्दी एक्सप्रेस को देखें, ये छोटे शहरों को बड़े नगरों, बड़े महानगरों और आपके बड़े शहरों को जोड़ने का काम करता है। उसी तरह इंटरसिटी एक्सप्रेस, यह भी जनशताब्दी एक्सप्रेस की तरह ही है और छोटे शहरों को बड़े शहरों से जोड़ती है। उसके बाद देखें हम लोग कि माल ढुलाई के लिए, वर्तमान में माल ढुलाई के लिए प्राइवेट कंटेनर का भी और वैगन का इस्तेमाल मालगाड़ियों में किया जा रहा है। वहीं आपके ट्रेनें की दुर्घटना को रोकने के लिए, जो ट्रेन की दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है उनको रोकने के लिए एक विशेष प्रकार का रक्षा कवच का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका नाम है ACD। उसके बाद 1 अगस्त 1947 से भारतीय रेल जो है वो अपने यात्रियों के लिए रेल बीमा योजना की शुरुआत किया है, जिसके साथ रेल यात्रियों को टिकट के साथ यात्रा करने पर उन्हें इंश्योरेंस दिया जाता है। रेल संपत्ति और रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए इनके पास अपना सुरक्षा कर्मी है, जिनका नाम GRP और RPF है। उसके बाद देखिए पूर्वोत्तर राज्यों में मेघालय ऐसा राज्य है जिनके पास कोई भी रेल मार्ग की व्यवस्था नहीं है। बाकी सभी राज्यों में लगभग रेल मार्ग की व्यवस्था है। चलिए आगे हम देखते हैं, अगली विशेषता को देखेंगे। अगली विशेषता क्या है? भारतीय रेल प्रणाली एशिया की सबसे बड़ी रेल प्रणाली है, ठीक है, और विश्व के अंदर तीसरी सबसे बड़ी रेल प्रणाली है।
भारत की रेल प्रणाली क्या है? एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की सबसे तीसरी रेल प्रणाली है। भारतीय रेलवे की सबसे अनोखी विशेषता क्या है कि इसके यहाँ पर जो है एक जीवन रेखा ट्रेन चलाई जा रही है। ये क्या है? यह इसकी शुरुआत 16 जुलाई 1991 से हुई थी और यह एक भारत में चलने वाला चलता फिरता रेल अस्पताल है ना, जो कि विश्व का पहला है। विश्व में ऐसा कहीं नहीं था, पहली बार भारत के अंदर ये लाई गई थी। ठीक है, उसके बाद भारत के अंदर जो है भारतीय रेल द्वारा कई तरह के रेल सेवाएं भी यात्रियों को दी जाती है। जैसे आप देखे होंगे पैलेस ऑन व्हील्स राजस्थान के अंदर, ये बहुत ही अच्छा है और जो वहां के महल है, पैलेसेस हैं, वहां पर इनका ट्रेन के माध्यम से जो है वहां पर ले जाया जाता है यात्रियों को। वहीं पर डक्कन ओडिसी महाराष्ट्र में चलता है टॉय ट्रेन, ये कालका से शिमला तक चलती है। ये ऊंची ऊंची पहाड़ियों से पर गुजरने वाली ट्रेन है और बहुत ही धीरे धीरे चलती है ना, और यात्री जो है इसका बहुत ही आनंद लेते हैं। वहीं पर आपका है कोंकण रेलवे, ये आपका पश्चिमी घाट में चलने वाली ट्रेन है, जो कि वहां पर जो पहाड़ियां है, रत्नागिरी पहाड़ी है, हाँ वहां से यह ट्रेनें गुजरती हैं और काफी अच्छा है और बड़ी बड़ी पहाड़ियां वहां पर है, तो यात्रियों को बहुत अच्छी सुविधा मिलती है। आते हैं मेट्रो रेल सेवा, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेट्रो रेल सेवा, क्योंकि भारत के अंदर जो बड़े बड़े शहर है वहां पर दैनिक जीवन में आने जाने के लिए, आवागमन के लिए मेट्रो रेल सेवा तीव्र गति से चलने वाला एक अच्छा साधन के रूप में माना जाता है, क्योंकि बहुत ही तेज चलता है और कम समय में एक जगह से दूसरी जगह पर आदमी आ जा सकते हैं, भारी संख्या में आ जा सकते हैं। ये आपके भारत के दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में, लखनऊ में, कानपुर में और बहुत सारे राज्यों के जगहों पर यह मेट्रो ट्रेन चलाई जा रही है। बिहार में भी मेट्रो ट्रेन का प्रोजेक्ट प्रस्तावित है, उस पर कार्य चल रहा है। आने वाले समय में शायद बहुत जल्द ही मेट्रो रेल की शुरुआत होने वाली है बिहार के अंदर, बिहार के पटना जिले में। आइए भारतीय रेल के बारे में कुछ और बातें करें। भारतीय रेलवे के बारे में, भारतीय रेलवे भारत का एक जीवन रेखा माना जाए। अगर भारतीय रेलवे बंद हो जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, इसीलिए भारतीय रेलवे भी हमारे बेहद इंपॉर्टेंट है और भारतीय रेलवे राष्ट्र संपत्ति नहीं, हमारी संपत्ति भी है, इसलिए हमें भारतीय रेलवे की सुरक्षा करनी चाहिए, है ना। उसे बर्बाद करना, तोड़फोड़ करना या फिर किसी भी तरह का दुर्घटनाग्रस्त करना ये अच्छी बात नहीं है। बहुत सारे अवांछनीय तत्व जो है ऐसे कार्य करते हैं, तो ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है, इसके क्षति पहुंचाने से हमारे राष्ट्र की क्षति होती है। और साथ ही साथ जो भारतीय रेलवे के पास बहुत सारे मानव संपार फाटक है, जहां पर लोग क्या करते हैं, अनदेखी करते हैं और उस फाटक को पार कर जाते हैं, जिससे भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। तो ये भी नहीं करना है, कभी भी मानव संपर्क को जब गिरा हुआ हो फाटक तो रेलवे लाइन क्रॉस नहीं करना है, अनावश्यक रेलवे लाइन के आसपास भी नहीं जाना है। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ आज की इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं और साथ ही साथ अगले वीडियो में, आज हम लोग भारतीय रेल मार्ग तक देख लिए हैं, अगले वाले वीडियो में हम लोग पाइपलाइन मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग, है ना, और संचार और व्यापार, इन सबको चीजों को आगे देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही। हमारे वीडियो में बने रहेंगे आप लोग और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट में लिखेंगे वीडियो कैसा लगा, हमारे वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। धन्यवाद।